गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़े रहे थे कक्षा 8वीं की सहायक वचन में हम पढ़े थे पांचवी झलक में हम कुछ भाग पढ़ चुके थे, बाकी बचा हुआ उसको हम अब पढ़ेंगे। भारतीयों को अभी तक किसी आंदोलन का अनुभव नहीं था। गांधी जी की प्रेरणा से उन्हें अपने अधिकारों को समझने की उत्सुकता पैदा हुई। नया उत्साह भर गया, नई उमंग दौड़ गई, सभाएं होने लगी, चंदा एकत्रित होने लगा। पुराने बचे हुए भारतीयों ने बड़े उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेश मंत्री लॉर्ड रिपन के पास नैनीताल विधानसभा में पास हुए बिल के विरुद्ध 10,000 भारतीयों के हस्ताक्षरों सहित दस्तखत भेजी गई। गांधी जी ने जब पुनः भारत लौटने की इच्छा प्रकट की तो भारतीयों ने बड़ी मनुहार कर उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में गांधी ने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन बनाया और उसका नाम नैनीताल इंडियन कांग्रेस रखा। इसकी स्थापना 22 अगस्त 1894 के दिन हुई। सेठ अब्दुल्ला कांग्रेस के अध्यक्ष और बैरिस्टर गांधी उनके मंत्री चुने गए। एक ही महीने में लगभग 200 सदस्य बना लिए गए, जिनमें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी शामिल थे। समाज संकट के समय जाति विरोध भूलकर सभी एक हो गए। लॉर्ड रिपन को जो प्रार्थना पत्र भेजा गया था उसका असर हुआ। उन्होंने नैनीताल विधानसभा का भारतीयों को मतदान से वंचित करने वाला कानून अमान्य कर दिया। इससे भारतीयों में हर्ष की लहर दौड़ फैल गई। अब गांधी जी ने भारतीय समाज की भीतरी समस्याओं का ध्यान दिया। गोरों का यह अपेक्ष बहुत अंशों में ठीक ही था कि भारतीय सफाई नहीं रहते, अतः गांधी जी ने सबसे पहले भारतीयों को घरों की सफाई और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियम पालने का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। समय समय पर भाषणों के आयोजन होने लगे। उनके गांधी जी अपने विचार को प्रकट करने लगे। उन्होंने भारतीयों को अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप अच्छे ढंग में रहना सिखलाया। नैनीताल में गुजराती जानने वाले भारतीयों की संख्या अधिक थी, इसलिए सभाओं की कार्यवाही गुजराती में रखी जाती थी। लोकमत तैयार करने के लिए उन्होंने नैनीताल भारतीय शिक्षण संघ की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से पुराने भारतीयों के बच्चों को शिक्षित कर दे, उनसे मातृभूमि का प्रेम जागृत करना चाहते थे। संस्था के सदस्य नियमित रूप से एकत्र होते, भाषण देते या लेख पढ़कर अपने विचार व्यक्त किया करते। नैनीताल कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश जनता और भारतीय जनता को प्रवासी भारतीयों की स्थिति में परिचित कराना चाहती थी। गांधी जी को लिखने में उसमें सच्चाई होती, वे बढ़ा चढ़ाकर कोई बात न लिखते न बोलते थे। ट्रांसवाल और केप टाउन में भी नैनीताल कांग्रेस के सभी संस्थाएं थी। यद्यपि उनके संविधान मित्र थे पर उद्देश्य एक ही थे। गांधी जी ने भारतीय कुलियों की जो दशा देखी वह बड़ी करुण थी। एक दिन उनके दफ्तर में बाल सुंदरम नामक एक तमिल कुली फटे चिथड़ों में उनके पास आया। उसके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे और मुंह से खून बह रहा था। वह हाथ में पगड़ी रखे हुए था, क्योंकि गोरे काले कुली के सिर पर पगड़ी देखकर सहन नहीं करते थे। यह दृश्य देखकर गांधी जी का दृश्य हृदय दहल उठा। उन्होंने उसे पगड़ी पहनाना, साफ सफाई के साथ इज्जत से रखना सिखलाया। बाल सुंदरम एवं अंग्रेज के घर काम करता था। उसने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसके दांत उखड़ गए थे, मुंह से खून बह रहा था। वह गांधी जी को अपना दुगड़ा सुनाने आया था। भारतीयों को उनके मालिक गुलाम समझते थे और उनसे सुंदरम के समान निर्दय व्यवहार करते थे। सन 1894 में नैनीताल सरकार ने प्रवासी भारतीयों पर 25 पाउंड वार्षिक कर लगाना चाहा, क्योंकि वे अपने परिश्रम से गोरों की अपेक्षा अधिक कमाने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका भविष्य भी प्रवेश न हो, इस दृष्टि से उन पर तरह तरह के सख्त प्रतिबंध लगाना चाहते थे। कई भारतीय तो कुली बनकर आए थे, धीरे धीरे मकान और जमीन के मालिक बनने लगे। गोरे उन्हें समान अधिकार नहीं देना चाहते थे। प्रवासी भारतीयों पर वार्षिक कर लगाने के पहले नैनीताल सरकार को भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था। नैनीताल सरकार ने बहुत जोर देने पर भारत सरकार ने कर तो रहने दिया, पर 25 पाउंड के स्थान पर 3 पाउंड कर लगाने की अनुमति दी। इस कर के बुरे परिणाम की ओर भारतीय नेताओं का भी ध्यान गया। भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि इससे संयुक्त परिवार बिगड़ जाएगा, पुरुष अपराध करने लगेंगे। गांधी जी को इन करों को रद्द कराने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। गांधी जी जब नैनीताल में बस गए तब भी प्रिटोरिया के ईसाई मित्र उन्हें नहीं भूले। डरबन में ईसाई मिशन के प्रमुख पादरी उनके घनिष्ठ मित्र बन गए। उनके साथ उन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथों का, विशेषकर बाइबिल का अध्ययन किया। साथ ही हिंदू धर्म शास्त्र भी पढ़े। मैक्स मुलर के ग्रंथ, उपनिषद, मोहम्मद साहब की जीवनी और फारसियों के ग्रंथ भी पढ़े। कुछ समय तक योगाभ्यास भी किया। टॉल्स्टॉय के ग्रंथों का भी उनके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनके दक्षिण अफ्रीका के कार्यों को भारत में अच्छा प्रचार हुआ। प्रवासी भारतीयों की दशा का ज्ञान भारतीयों को होने लगा।
भारत प्रस्थान 25 वर्ष के तरुण गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों पर ढाए जाने वाले जुल्मों के विरुद्ध आंदोलन का श्री गणेश कर गोरों की हृदय दहला दिए। कुली बैरिस्टर अब उन्हें फूटी आंखों नहीं सो रहा था। वे सेठ अब्दुल्ला के दीवानी मुकदमे की पैरवी करने 1 वर्ष के लिए आए थे। उन्होंने दोनों पक्षों से समझौता करा, उसे अवधि के पूर्व ही निपटा दिया था। उसके बाद उन्हें भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का काम हाथ में लिया। यद्यपि आंदोलन समाप्त करने का समय नहीं आया था, फिर भी उन्हें देश और घर की जिम्मेदारी की अनुभव हो रही थी। 3 वर्ष के हो चुके थे। सच्चाई का उनकी वकालत चमकने लगी थी। उन्होंने अफ्रीका में ही बस कर वकालत करने का इरादा किया था। साथ ही भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करना भी उनका उद्देश्य था, जिनका श्री गणेश भी कर चुके थे। स्वदेश वे अपनी पत्नी और बच्चों को लाने के लिए जाना चाहते थे। सन 1896 में उन्होंने जहाज से कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। लंबी यात्रा थी, समय काटना था, इसलिए उसका सदुपयोग करने की दृष्टि से उन्होंने तमिल और उर्दू सीखी। दिल बहलाने के लिए कभी कभी वे शतरंज भी खेलते रहते थे। जब जहाज हुगली पहुंचा तब मातृभूमि के दर्शन कर गांधी जी का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। भारत माँ की मूर्ति कल्पना में झूलने लगी। हृदय वंदे मातरम बोल उठा। सचमुच उस समय वे बहुत भावुक होते। उनके मुख से निकल पड़े, वे बोले वो निकल पड़े के बोले, माँ तुम भी अबले। कोलकाता के में गांधी जी का किसी से परिचय नहीं था, फिर भी देसी व अंग्रेजी भाषा के पत्रकारों से मिलने गए। उन्हें स्टेट्समैन द इंग्लिशमैन के संपादकों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर होने वाले अन्यायों की घटनाओं को सुनकर अग्रलेख लिखे। कलकत्ता से गांधी जी राजकोट के लिए रवाना हुए। मार्ग में इलाहाबाद में गांधी बहुत समय तक रुकती थी, अतः उन्होंने इस समय का भी सदुपयोग किया। पायोनियर के दफ्तर गए, उसके संपादक से मिला, उन्हें प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा से परिचित कराया। पायोनियर के संपादक ने समाचारों, अग्रलेखों और टिप्पणियों से उनके विचारों को जोरदार समर्थन किया। राजकोट पहुंचने पर वे शांत नहीं बैठे। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की दयनीय दशा और उन पर गोरों के अत्याचारों की हृदय विदारक घटनाओं से भरी हुई पुस्तिका लिखी। इसका आवरण पृष्ठ हरा था, इसलिए वह हरी पुस्तिका के नाम से मशहूर हो गई। इसकी प्रतियां भारत और इंग्लैंड के समाचार पत्रों को भेजी गई। अफ्रीका के गोरों के हाथों में जब यह पड़ी तो वे क्रोध से आग बबूला उठे। उन्हें निश्चय कर लिया कि गांधी को दक्षिण अफ्रीका में नहीं रहने देंगे। यद्यपि वह अफ्रीका लौटा तो उसे उतरने से रोकेंगे, दूसरा तो उसे समाप्त कर देंगे। राजकोट पहुंचने में उन्हें ज्ञात हुआ कि मुंबई में प्लेग से बहुत जनहानि हो रही है। वे अपने प्राणों की परवाह न कर मुंबई दौड़े गए और जनता को प्लेग से बचाने के उपाय समझाने लगे। उन्होंने देखा कि धनी बस्ती लोग भी अपने घरों की सफाई नहीं करते, जिससे हवा दूषित होती है। उन्होंने गरीब और अमीर दोनों को समझाया कि प्लेग से बचने का उपाय स्वच्छता और वायु की शुद्धता है। मुंबई में प्रसिद्ध नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत प्रभावित किया, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। समय समय पर अपनी समस्याओं का उन्होंने समाधान प्राप्त किया। गोखले भी उनकी समाज सेवा के कारण उनके पुत्रवत व्यवहार करने लगे। गांधी जी मुंबई से चेन्नई गए। तमिल कुली बाल सुंदरम की करुण कहानी के सारे देश में फैल चुकी थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के मजदूर और कुलियों के हितों की रक्षा करते थे। वे जानकर बहुत से तमिल भाषी उनसे मिलने आए। गांधी जी ने थोड़ी तमिल सीखी अवश्य थी, पर उसे ठीक तरह से नहीं बोल पाते थे। विदेशी भाषा में बोलना पसंद नहीं था, परंतु विवश होकर उन्हें अंग्रेजों में ही तमिल भाषी जनता को अफ्रीका की स्थिति समझानी पड़ी। धीरे धीरे गांधी जी की ओर भारतीयों का ध्यान आकर्षित होने लगा और उनके प्रति आदर पैदा। देखिए इस 5वीं झलक में गांधी जी की पूरी अफ्रीका यात्रा उन्होंने क्या क्या किया वही सब दिया हुआ। इसको आप लोग अच्छे से और पढ़ लेंगे।